कि सबय विदेशी वस्तु नर गतिरितिरित लखात, भारतीयता कछुन अब भारत मदरसात। इस पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखण करत अंग्रेजी उपभोग। देखिए, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में चौथा चैप्टर स्वदेशी, जिसको लिखा है बद्री नारायण चौधरी, बोले तो प्रेमघन ने, है ना। चलिए आज इसका पूरा सारांश और सब्जेक्टिव वीडियो हम सब्जेक्टिव कर लेंगे पूरा। इतना बढ़ेंगे बढ़िया से, पूरा पाठ की सब्जेक्टिव करने का ज़रूरी नहीं रहेगा। ऐसा पढ़ा देंगे कि हम नहीं करवाएंगे, वो खुद आप से कर ले, अपने आप कर लीजिएगा। लेकिन लास्ट में बता देंगे ऊपर ऊपर, वो खुद आप कर लीजिएगा, है ना, पूरा पाठ पढ़ के। तो चलिए पढ़ते हैं। ये काव्यखंड तरफ से ये चौथा चैप्टर है ना। ये चौथा चैप्टर है जिसको लिखा है प्रेमघन ने। आइए इसके बारे में हम जानते हैं बहुत बढ़िया से, थोड़ा बढ़िया से नहीं, बहुत बढ़िया से जानेंगे। सबसे पहले हम इनको जान लेंगे। देखिए, ये जो हैं यही है प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम है प्रेमघन। इन प्रेमघन जी के बारे में पहले पूरा जान लेंगे हम कि क्या थे, क्या करते थे। लेखक परिचय बोलते हैं इसको। हमने पहले लेखक परिचय देखेंगे। प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। जब आएगा सवाल पूछने कि प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो कहेंगे प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। कौन से युग के? तो भारतेंदु युग के कवि थे। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में हुआ। कहाँ में? मिर्ज़ापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एक वेब सीरीज भी निकला था मिर्ज़ापुर के नाम से, वही वाला मिर्ज़ापुर है यहाँ, है ना, उत्तर प्रदेश वाला मिर्ज़ापुर में इनका जन्म हुआ 1855 ईस्वी में। और इनका मृत्यु हो गया 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया एकदम। चलिए अब जानेंगे कि वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। अपना काव्य जो अपना लिखते थे, काव्य जो रचना करते थे उसमें, तथा अपने जीवन जीने में, दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना आदर्श मानते थे। उनको ही अपना आदर्श मान के चलते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, है ना। आजकल के जो नौजवान है, युवक है, कोई हीरो हीरोइन का मान लेता है आदर्श, कोई जैसे गैंगस्टर हो गया, चाहे किसी को भी अपना आदर्श मान लेता है ना। लेकिन ये जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना आदर्श मानते थे, काव्य रचना में और अपने जीवन जीने में, दोनों में, है ना। चलिए, वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। निहायत एकदम कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। वो भारत के बहुत से स्थान घूमे। हमारे प्रेमघन जी भारत के बहुत सारे स्थान घूमे। चलिए यहाँ से देखिए, तो पहले यहाँ से कौन कौन सा सवाल आ सकता है? सवाल आ सकता है, यहाँ पूछेगा कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। बोलेंगे प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो कहेंगे भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग के कवि थे प्रेमघन। इनका जन्म से सवाल आ सकता है, मृत्यु से आ सकता है। अगर पूछेंगे कि वे अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, है ना जी। अब देखिए यहाँ से इतना ही आएगा। अब आगे चलिए। प्रेमघन बहुत घूमे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। आइए और जानते हैं थोड़ा। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में, 1874 ईस्वी में, यहाँ ध्यान रखिएगा, 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज की स्थापना की। पूछेगा कि प्रेमघन जी कौन से समाज की स्थापना की है, तो बोलेंगे रसिक समाज की स्थापना की है। उन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका का संपादन किया, जिसका नाम था आनंद कादम्बनी। क्या नाम था? आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका। और देखिए नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्रिका। देखिए आज है ना, जो आज भारत बंद है और दुकान सब बंद है। भारत के साथ साथ कुर्था के सब दुकान भी बंद है ना, यह लगी। देखिएगा यहाँ से अगर पूछेगा मासिक पत्रिका का नाम पूछेगा तो कहेंगे आनंद कादम्बनी। कौन सा कहेंगे? आनंद कादम्बनी कहेंगे। देखिए आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका। और साप्ताहिक पत्रिका पूछेगा तो हम कहेंगे नागरी निरद। साप्ताहिक पत्रिका नागरी निरद और मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी। आगे देखिएगा, नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन, यहाँ देखिएगा
साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। साहित्य सम्मेलन और कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे प्रेमघन। उनकी रचनाएं देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है उनकी रचना के लिए। उनकी रचनाएं देखिएगा, प्रेमघन सर्वस्व से नाम से संग्रहित है। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की वे सारी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। अपना सारा रचनाओं को नाम रख दिए प्रेमघन सर्वस्व, और वो एक जगह रखा हुआ है उनका, है ना। चलिए, ये प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार और कवि और समीक्षक 4 चीज़ थे जी। अकेले आदमी 4 काम, एगो थे निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक। ये 4 चीज़ थे प्रेमघन। ये आएगा, ये बताइए कवि प्रेमघन क्या क्या थे? तो कहें निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक सब थे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। अब कहते हैं भारत सौभाग्य एक नाम और प्रयाग रामागमन। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उनके बहुत सारे ऐसे तो नाटक हैं, लेकिन 2 नाटक एकदम फेमस है, प्रसिद्ध नाटक है। एगो है भारत सौभाग्य और एगो प्रयाग रामागमन, उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसका नाम था जीर्ण जनपद, है ना, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। इसे गांव के जीवन के ऊपर एगो काव्य लिखा उन्होंने, ठीक है, जिसका नाम था जीर्ण जनपद। इसे एगो अभी मूवी आया था 12 फेल, उसमें कोई मनोज नाम के IAS ऑफिसर थे ना, उनके ऊपर पूरा जीवन पर था। IPS, अच्छा, मनोज नाम के कोई IPS ऑफिसर हैं, उनके ऊपर पूरा एगो मूवी बना था। ऐसे बहुत सारे लोगों पर मूवी बनता है कि नहीं। दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन के नाम पर भी मूवी बना है। वैसे ही ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए कि गांव का जीवन कैसा होता है, इस पर एक उन्होंने काव्य लिखा जिसका नाम था जीर्ण जनपद था। अब देखिएगा, अधिकांशतः इन्होंने ब्रज भाषा और अवधि में कि इनकी जो अधिकांश जो इनकी रचनाएं हैं सारी, वो मिलेंगी आपको ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। किंतु युग के प्रभाव के कारण उन्होंने खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। क्योंकि युग के प्रभाव के कारण खड़ी बोली और गद्योन्मुखता भी साफ साफ दिखलाई पड़ती है। यहाँ से देखिएगा, ये जो इतना बताएं हम, इसमें से आपको कौन कौन सा निकल सकता है इंपॉर्टेंट, वो बताते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन, उनके प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखेगा भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ठीक है। और जीर्ण जनपद नाम का एक काव्य है, ठीक है ना। जीर्ण जनपद नाम का एक काव्य है जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है, उसका चित्रण किया है। उनकी अधिकांश भाषा मिलेगा, देखिए यहाँ ब्रज भाषा और अवधी भाषा, लेकिन युग के प्रभाव के कारण खड़ी बोली और गद्योन्मुखता भी साफ साफ दिखलाई पड़ती है। इतना देखेंगे। थोड़ा सा और है लास्ट, अब इसके बाद चलेंगे चैप्टर पर। कहते हैं कि उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ पर परायणता, इसका मतलब होता है व्यक्ति के प्रति निष्ठावान। परायणता मतलब होता है व्यक्ति के प्रति निष्ठावान का आग्रह है। उन्होंने स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया। राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया, राष्ट्र के बारे में सोचे, है ना। साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। ये जो प्रेमघन थे, साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, अभी बताए थे उनकी जो सारी रचनाएं हैं वह प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। वही सब गुच्छा में से एगो निकल के आया है स्वदेशी, जिसको कि आज हम पढ़ेंगे, है ना। प्रेमघन सर्वस्व में ढेर सारे काव्य रचना रखे हुए हैं, उसी में से वो निकल के आया है स्वदेशी। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर पूछेगा कि स्वदेशी कहाँ से उठाया हुआ है, तो हम कहेंगे साफ साफ कि प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है स्वदेशी, यहीं से उठाया गया है स्वदेशी। आगे देखेंगे, स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है इन दोहों में
नव जागरण का स्वर मुखरित है। नव जागरण का स्वर मुखरित है। दोहे की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिया आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। इसमें से देखिएगा आपको इम्पोर्टेंट निकलेगा बस एक चीज़, एक से दो चीज़। क्या बोलते हैं, उन्होंने जो विरोध किया वो किनका विरोध किया? कोई लोग के विरोध किया, कोई पार्टी के, कोई समाज के नहीं। उन्होंने विरोध किया साम्राज्यवाद और सामंतवाद का। ठीक है, साम्राज्यवाद और सामंतवाद का। ये जो हम लोग स्वदेशी अभी पढ़ेंगे, स्वदेशी हम अभी पढ़ेंगे, कहाँ से लिया गया है? स्वदेशी लिया हुआ है प्रेमघन सर्वस्व से। स्वदेशी लिया गया है कहाँ से? प्रेमघन सर्वस्व से। चलिए अब चलते हैं अपना चैप्टर की तरफ। चलिए आ गए हम अपने अभी कविता की तरफ, काव्य की तरफ आ गए जो लिखे हैं प्रेमघन ने। चलिए इसको धीरे धीरे पढ़ के ख़त्म करेंगे, बहुत बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा। इधर कहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गतिरीति रीत लखात, भारतीयता कछुन अब भारत मदरसात। इसका मतलब है सबे विदेशी मतलब सब विदेशी, वस्तु नर मतलब आदमी, सभी विदेशी वस्तु, और नर गति रीत लखात मतलब कि सब जो है क्या बोलते हैं लोग, सभी सामान, और क्या बोलते हैं चाल चलन वेशभूषा, ये सब दिख रहा है विदेशियों की तरह, सब विदेशी की तरह दिख रहा है ना। भारतीयता कछुन अब भारत में दर्शात, भारतीयता कुछ भी नहीं अब भारत में दर्शात मतलब कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है कवि को। कवि कहते हैं कि सभी विदेशी, सब जो लोग लग रहा है विदेशी लग रहा है, वस्तु भी लग रहा है जो विदेशी ही, नर में है, गति है, रीति रिवाज है, सब विदेशी लग रहा है। भारत में भारतीयता इनको नज़र नहीं आ रही है कवि को। देखिए कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ रही हैं, सभी जगह विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ रही हैं। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं, इनके रीति रिवाज बदल गए हैं, भारतीय रीति रिवाज अब नहीं रहे। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई, भारत के लोगों में भारत के लिए भावना मर गई, भारतीयता अब नज़र नहीं आती है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती, देश प्रेम की भावना हम भारत में देश में अपने दिखाई नहीं देती कवि को। कवि वही कहना चाहते हैं। हम देखेंगे इधर भी हमारे भारत के यहाँ वेशभूषा एक महिला पहन के यहाँ बैठी हुई है, लेकिन इसमें कहीं जगह देखिए जैसे कोई त्यौहार आएगा ना तभी आप किन्हीं किन्हीं महिला को ऐसे देखिएगा, लेकिन हमेशा से अधिकतर ऐसे देखिएगा। ये सब हमारे भारत का कल्चर है नहीं, ये सब वेस्टर्न कल्चर है, ये सब पश्चिमी सभ्यता है ना। ऐसा ही अब भारत में कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। देखिएगा इधर यहाँ से लेके यहाँ से इधर तक हम भारतीय रीति रिवाज देखेंगे, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना हाथ से, और इधर दुर्गा पूजा है, इधर श्रृंगार चल रहा है, और इधर सेम उस तरफ इधर क्रिसमस मन रहा है, कुछ पार्टी चल रहा है, जुआ ये सब खेला जा रहा है, बर्गर ये सब खाया जा रहा है ना। तो सब अलग सभ्यता है। इधर देखेंगे कि रंगोली बनाया हुआ है हाथों से कलर से, लेकिन अब पश्चिमी सभ्यता में आ गया है रेडीमेड रंगोली ला के चिपका दीजिए, हो गया ख़त्म, है कि नहीं। तो ये सब अब यही सब देख के कवि को लग रहा है कि भारत में भारतीयता अब नहीं है, और बात सही है, भारत में भारतीयता बहुत कम ही बची है। आगे देखेंगे कहते हैं कवि कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्धों के हैं ये क्रिस्तान। कहते हैं कि मनुज भारती मतलब कि भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं सकता पहचान, कोई पहचान नहीं कर सकता कि यह भारतीय है। कि अब देखिए क्या कहते हैं कि कौन मुसलमान, कौन है हिंदू और कौन है ये क्रिस्तान, ये कोई नहीं देख के कह सकता है कि यह भारतीय मनुष्य है ना। सब वेस्टर्न बने जा रहे हैं भारत में लोग, वही कहना चाहते हैं हमारे प्रेमघन जी। देखिए कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में खान पान, चाल चलन, रहन सहन सब बदल गए हैं। इनका जो विद्या था मतलब पढ़ने का शैली, पहले पढ़ने का शैली कुछ और था, लोग विदेशों से आते थे पढ़ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, लेकिन ये सब अब बदल गया है, व्यापार भी बदल गया है, चाल चलन सब बदल गया है। कोई नहीं पहचान सकता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्या बोलते हैं, सिख, ईसाई अब कौन है कोई नहीं पहचानता है कि नहीं। चलिए यही कहना चाहते हैं। अब देखेंगे हम
कहते हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कहते हैं इस दोहा में कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। यह कहते हैं कि विद्या जो पढ़े परदेश के पढ़े, जो अंग्रेज़ लोग हम पर जो एजुकेशन सिस्टम लाद के गए हैं वह मज़दूर वाला एजुकेशन सिस्टम है। पहले उनके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मज़दूर की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वो मज़दूर वाला एजुकेशन सिस्टम बनाए कि बस पढ़ेंगे, घर में क्या बोलते हैं क्लास में होमवर्क मिलेगा उतना करके जाएंगे, जैसे मज़दूर लोग काम करते हैं। आजकल भी ऑफिस में हर जगह इसी नहीं होता है कि इतना काम करके लाना है, हाँ सही है सर, बस वही। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की, परदेसी विद्या पढ़ गए, बुद्धि भी विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, परदेश की चाल चलन इनको बहुत भा गई है, अति भा गई है भारत के लोगों में। कहते हैं देखिए यहाँ कि विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं भारत के लोग। ये जो भारत के लोग हैं विद्या विदेशी पढ़ के, विदेशी पाठ पढ़ के और विदेशी चाल चलन को अपना लिए हैं। भारत के लोग अब भारतीय लगते ही नहीं हैं, है ना। देखिए आगे यह भी कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं अपने आप को भारतीय कहने में भी संकोच करते हैं। देखिएगा कहते हैं फटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। देखिए कहते हैं ठाट बाट सब है इनका, जितना भी ठाट बाट है वो सब विदेशी बन गया है। बन्यो देश, अपना देश बन्या विदेश, माने अपना जो देश है वो विदेश बन गया है ना। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, लेस माने कम, एकदम भारतीयता बहुत कम नज़र आ रही है। देखिए कवि प्रेमघन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया, स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई। देख रहे हैं ना जी, हम लोगों को ये सब नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो काव्य रचना के लोगों हैं क्या बोलते हैं, काव्य जो रचते हैं इतना सोचते हैं गहराई से, उनको देखिए क्या लगता है कि देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं अंग्रेजी शासन के कारण, अंग्रेज़ों के शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया, भारतीयों का संस्कार सब विदेशी हो गया, स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई, स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई। हम आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताना चाहते हैं कि पहले दिवाली में हम लोग मिट्टी के दिया बनाते थे, उसमें घी डाल के अच्छा से रुई जला के एकदम बढ़िया से छोटे छोटे बच्चे अपने छत पर इसे सजाते थे, बहुत सुंदर लगता था। आज उस सब मिट्टी के दिया तो बह गया, आ गया चाइनीज़ और विदेशी सब आ गया लर्री, प्लास्टिक का रहता है दिया, उसमें एक LED बल्ब रहता है, लाइट में लगाइए एक के बार में पूरा जल जाता है ना। तो स्वदेशी वस्तुएं मतलब अपने देश की वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया है ना जी। इधर भी देखिएगा जो हम भारत के लोग हैं वह क्या बोलते हैं विदेशी रहन सहन सामान चीज़ सब अपना रहे हैं विदेशी, लेकिन विदेश के लोग भारतीय पहनावा देखिए, है ना, पूजा पाठ सब भारतीय अपनाने लगे, है कि नहीं। देख रहे हैं अब कुछ देर ऐसा होगा कि वो लोग आके भारत पर फिर राज करेंगे। देखिए कहते हैं अब बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखण करत अंग्रेजी उपभोग। देखिए कहते हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखण करत अंग्रेजी उपभोग। देखिए कहते हैं कि जब हिंदी नहीं बोल सकता है तो अब हिंदू लोग कैसे मिलेंगे, है ना। जब हिंदी नहीं बोल सकता है तो हिंदू लोग कैसे मिलेंगे। भारत में अगर लड़ाई उड़ाई हो रहा है कहीं, वहाँ अगर एक आध गो अंग्रेजी वाला वर्ड आप बोल दीजिएगा तो बहुत कूल लगेंगे कि वहाँ अंग्रेजी बोल रहा है, पढ़ा लिखा है। मतलब हिंदी बोले वाला के उतना वैल्यू बहुत कम दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लोग आके, आप खुदे कम दीजिएगा वैल्यू जो हिंदी में बातचीत करता है। कहीं जाइएगा तो इंग्लिश में बात कीजिए कि एकदम लगता है कि दबदबा बन रहा है आपका, वैसे सब समझ के रखते हैं। माइंडसेट ही उल्टा हो गया है आपके लोगों का। देखिए कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रचार के कारण, विदेशी वस्तु और भाषा के प्रचार के कारण भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, भारत के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, है ना। सभी अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं सभी लोग, है ना। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, सब अंग्रेजी,
है कि नहीं। आजकल तो भारत में टॉयलेट भी अंग्रेजी आने लगा है धीरे धीरे, अब सब अंग्रेजी हो जाएगा, है ना। एक बार छापा मराया था केजरीवाल जी के यहाँ, उनके घर का टॉयलेट का तो अलगे कहानी है, देखिएगा आप सर्च मार के कैसन कहानी है, जो बहुत मज़ा आएगा देख के। देखिए ये है इंडियन कल्चर, है ना, इंडियन कल्चर अपना, और ये है उनका वेस्टर्न कल्चर। हम धीरे धीरे टर्न इनटू वेस्टर्न कल्चर में होते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं ये वेस्टर्न कल्चर को, है ना जी। हुआ है क्या कुछ बाहर? चलिए देखिए, इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा से साड़ी पहन के एक महिला यहाँ खड़ी है, अंग्रेजी पकवान को देख रही है, और उसी तरफ यहाँ देखेंगे हम बहुत ही विचित्र कपड़ा पहन कर एक हीरोइन खड़ी है भारत की। इसका चेहरा ब्लर कर देते हैं यहाँ थोड़ा सा, है ना, इन दोनों का। और देखिए यहाँ पे रखा हुआ है कुछ वेस्टर्न कल्चर का खाना रखा हुआ है, इंडिया में भी चलने लगा है चाइनीज़ खाना, है ना, फास्ट फूड। फास्ट खाएंगे और फास्ट बीमार होंगे। आप एक बात एकदम हमेशा याद रखिएगा, जो खाना जितना जल्दी पक के तैयार होता ना है, जो खाना जितना जल्दी पक के तैयार होता है फास्ट, वो उतना ही बेकार होता है, खाने लायक नहीं रहता है। देखिएगा आप कोई भी खाना लीजिए, जिसको जितना देरी लगेगा पकने में, जितना देरी, वो उतना ही अच्छा रहेगा, और जो जितना जल्दी बन जाएगा वो उतना ही खराबी करेगा शरीर के लिए। इसलिए फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। देखिए आगे हम देखेंगे, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीत और नीति। क्या कहते हैं? अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। लगता है ना, ये नीति नहीं नीत होगा यहाँ पर, यहाँ नीत होगा। अब देखेंगे पढ़ के, है ना। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीत और नीत, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इसका मतलब देखिए, कहेंगे अंग्रेजी वाहन बसन माने वेशभूषा, और रीति नीत माने रीति रिवाज, जितना जो है ना रीति रिवाज कल्चर अपना, वो सब अंग्रेजी होते चला जा रहा है ना। अंग्रेजी में रुचि, गृह मतलब घर, सकल वस्तु सारे वस्तु, देश के विपरीत अपने देश के सब विपरीत होते चला जा रहा है कि नहीं। अपने देश में बढ़िया से सूती कपड़ा मिलता था, है कि नहीं, सूती कपड़ा मिलता था, गर्मी में ठंडा रखता था और ठंडा में गर्मी रखता था। लेकिन अब उल्टा आता जा रहा है, अब टेरी कॉटन वाला कपड़ा मिलने लगा है। वो लगता है कि गर्मी में पहन के निकलेगा तो जलने लगेगा, और ठंड में पहन के निकलेगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा। एकदम उल्टा हो गया है अपने देश के हिसाब से सब कुछ। कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई, अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ के विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की दशा ऐसी हो गई कि वे अंग्रेजी वस्तुओं, क्या बोलते हैं, भारतीय वस्तु का उपयोग ही छोड़ दिए हैं, है ना, भारतीय वस्तु का उपयोग ही छोड़ दिए हैं, और सब अंग्रेजी चाहते हैं कि सब अंग्रेजी मिल जाए, है कि नहीं। इसीलिए तो भारत से आया क्या निर्यात होता है, कपास जाता है दूसरे देशों में, और वहाँ से कपड़ा बन के आता है, और एगो ब्रांड लगा के हमको महंगा महंगा बेचा जाता है। देखिएगा उधर, ये देखिए ये चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर में वो सब चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये हैं सकुची लजात, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो है हाय निहा घिनात। कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम सुन के अब ये संकोच करते हैं, लजाते हैं। हिंदुस्तान का नाम सुनकर अगर आप विदेश में जाएंगे तो हिंदुस्तान का, आप नहीं मतलब कोई भी कहते हैं कि अगर आप मतलब अगर कोई भी जाता है ना विदेश, तो हिंदुस्तानी कहे से पहले एक बार जाता है कि हिंदुस्तानी कहेंगे, हिंदुस्तानी गाली। जैसे बिहार के लोग अगर दूसरा स्टेट में चल जाए तो बिहारी कह देता है तो गाली जैसा लगता है, ऐसे ही दूसरे देश में जाएगा ना तो इंडियन कह देगा भारतीय, ब्रिटिश में इंडियन, ब्रिटिश में इंडियन और डॉग नॉट अलाउड कहता था कि इंडियन और डॉग नॉट अलाउड, कुत्ता और भारतीय लोग अलाउ नहीं हैं, है कि नहीं। मतलब लजाते हैं अब सब, ऐसा रहता है हाल। अब हिंदुस्तान का नाम सुन के ये लोग लजाते हैं, सकुची लजात, भारतीयता वस्तु सब, भारतीय वस्तु
सब वस्तु ही सोहे घिनात, मतलब कि जे भारत का जो सब वस्तु है ना बना हुआ, भारत का सामान जितना ही भारत में मैन्युफैक्चर होता है, अगर आप नाम सुनिएगा कि भारत में बना है तो आप उससे घिनाइएगा। आप नहीं, मतलब इनको लगता है कि घिनाइएगा, लेकिन बात सच भी है। अगर भारतीय कोई ब्रांड यहाँ अभी निकल के आए, अगर कोई कंपनी भारत की खड़ी होए, कहें कि देखिए हम मोबाइल बनाए हैं, ये हमारा मोबाइल फ़ोन यूज किए, इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है, आप लीजिएगा जी? नहीं लीजिएगा, एकदम सबसे पहले मना कीजिएगा, घिनाइएगा वो मोबाइल देख के। और ऐसा ऐसा बहुत सामान है जिसको नहीं कहते हैं, कहते हैं कि इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है, इनका सब कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। वे अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में संकोच करते हैं, संकोचित महसूस करते हैं तथा विदेशी वस्तु को देखकर, विदेशी नहीं स्वदेशी मतलब अपने देश का स्वदेशी वस्तु को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, ऐसे घिनाने लगते हैं, इसे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, नाक और भौं को सिकोड़ने लगते हैं, है ना। एक मुहावरा होता है नाक भौं सिकोड़ना, मतलब घृणा करना। नाक भौं सिकोड़ना मतलब घृणा करना, एक मुहावरा होता है। चलिएगा आगे कहते हैं, देश नगर बानक बनो, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। हैं, कितना बढ़िया से लिखे हैं जी कि देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूँ भरा सब अंग्रेजी माल। मतलब कहते हैं देश नगर बानक बन गया, सब अंग्रेजी चाल, सभी चाल चलन इनको अंग्रेजी लग रहा है ना। हाटन में मतलब बाज़ार में सब देख रहे हैं, जितना भी माल भरा हुआ है, हाट मतलब बाज़ार, बाज़ार में देख रहे हैं जितना जो माल दिख रहा है ना, जितना सामान सब अंग्रेजी दिखाई दे रहा है इनको। इधर देखिएगा सब अंग्रेजी सामान इधर दिखाई दे रहा है, बैग से लेके इधर कुछ कुछ बहुत ब्लर पिक्चर है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कि बहुत सब विदेशी सामान दिखाई दे रहा है ना। बॉयकॉट करने के लिए आया था एक बार ट्रेंड कि आप लरी नहीं लीजिए दीपावली में, तो ये नहीं लीजिए वो नहीं लीजिए, कहाँ कुछ हुआ, नहीं होता है वो सबसे कुछ, लेकिन हमको ये सब करना चाहिए। देखिए कभी कहते हैं कि भारतीय हाट बाज़ारों में अंग्रेजी सामान भर दिए गए हैं, भारत के बाज़ारों में सारे सामान अंग्रेजी भर दिए गए हैं। ऐसा होना चाहिए कि हमारा है बाज़ार और सामान है कहीं और का, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय इन वस्तुओं को व्यवसाय बना गए हैं, भारतीय इन वस्तुओं को व्यवसाय बन गए हैं। देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है ना। देश में जो निर्मित है वस्तु, जो देश में वस्तु बन रहा है उसका लोप हो गया, उसको कमी हो गया है, कोई खरीदेगा ही नहीं, उसको कमी नहीं होगा, बस वही है। अगर आप अपने घर बाज़ार मोहल्ला के बाहर निकल के देखेंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा, ये सब असल में आपको जाकर वहाँ दिखाई देगा। देखिए कहते हैं, जिनसों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली। कहते हैं कि जिनसों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हैं, देश प्रबंध करेंगे ये सब कैसी खाम ख्याली। कहते हैं देखिएगा कि जिनसे संभल नहीं सकता है धोती ढीला ढाला, वो का देश का प्रबंध करेंगे, ये कैसी है ख्याल हम लोगों के मन में। जैसे धोती ढीली ढाली यहाँ काहे कहें, जैसे नेता लोग हैं, हमारे देश का क्या है पहनावा ओढ़ावा, ये धोती है ना जी, धोती कुर्ता ये सब हमारे देश का पहनावा है। तो कहते हैं आज के नेता मंत्री लोग के लिए कहा गया है कि इनसे एगो धोती ढीला ढाला संभाला नहीं जाता, इनसे एगो धोती अगर पहना दे तो संभाल नहीं पाएंगे, और यह देश को संभालने चले हैं, है ना। देश का प्रबंध करेंगे जब इनसे अपना धोती के प्रबंध नहीं होता है, इनसे अपना धोती नहीं पहना जाता और ये देश का प्रबंध करेंगे। ये कैसा हम लोग ख्याल पाल के रखे हैं अपने मन में, बताइए। आज करके युवा लोग कहता है कि हम बेरोजगार बैठे हुए, अरे अपने से कोई काम करो भाई, इनसे एगो धोती नहीं संभलता है वो आपको रोजगार का देंगे, बताइए। इनसे एगो धोती नहीं अपना संभलता है आपको रोजगार का देंगे, और इनके ऊपर आप लगा के बैठे हुए हैं मन, ख्याल करके बैठे नहीं वो नेता आएगा, हमारा नेता आएगा तो हमको व्यापार देगा। जब तक आप कुछ नहीं कीजिएगा खुद से कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी कोई आपको आके जिसे जेब में नहीं रख के जाएगा, खुद से कुछ करना पड़ता है, वो यहाँ बता चुके हैं। कहते हैं देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है, देश की कमान किन के हाथ में है, नेता लोगों के हाथ में है ना। देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं ढुलमुल विचार के, मतलब जिधर फायदा हो रहा है उधर ढुलक जा रहे हैं, है ना। जिधर फायदा हुआ थोड़ा सा उधर ही लुढ़क गए, और उन्हीं के हाथ में है देश का पूरा कमान,
है ना। जिन्हें स्वयं पर भी भरोसा नहीं है, जिन्हें खुद स्वयं पर भरोसा नहीं है कि ये चुनाव में हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए उनका हाथ पकड़ लिए, उनका हाथ पकड़ लिए और उनके हम लोग दिए हैं हाथ में अपना जीवन। बेरोजगार बैठे हैं कि ये नेता आएगा, हमर नेता आएगा तो हमको रोजगार लगाएगा। यही कहते हैं कि उनसे अपना धोती नहीं संभाल रहा है, वो देश का संभालेंगे। बताइए आगे अगला देखेंगे हम लोग। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। फिर से पढ़ेंगे इसको। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। मतलब कि देखिएगा, कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं, आश्चर्य करते हैं, एकदम बहुत चक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार लोगों से देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्यपद है। मतलब कि कितना हंसने के योग्य है ऐसे खोट विचार वालों से देश की सुरक्षा के विचार करना कि अरे हमारे देश को बचा लेगा। कितना हंसी के पद है जी, बोलिए कितना हास्य पद है। क्योंकि ये सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगते हैं। बताइए, अपने आप से अपने आप की बड़ाई करने लगते हैं ये लोग। कितना हंसी की बात है। अब कोई कहेगा कि हाँ हम ये करते हैं वो करते हैं, पूरा अपने आप से जब बड़ाई करने लगता है, अगर आपके सामने कोई अपनी खुद से बड़ाई करने लगे तो आप कैसे उसको एकदम मने मने हंसते हैं। बाहर से तो हाँ हम मिलावे करते हैं, लेकिन अंदर से मने मने हंसते हैं। कितना हंसी का बात है। इसी पर कवि को आश्चर्य होता है। कहते हैं कि ऐसा खोटा विचार वाला लोग से आप देश की सुरक्षा का आशा करते हैं। आशा करना इनसे कितना हास्य का पद है। बताइए, ये लोग अपनी खुशामद में झूठी प्रशंसा माने अपन झूठा तारीफ के ढोल पीटने लगते हैं। बताइए, डफाली पीटना माने ढोल पीटना नहीं आता है नगर में कि सुनो 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 महाराजा 5 किलो राशन पानी की व्यवस्था कराए हैं, वही है ना जी। यही अपना पीटने लगते हैं ढोल। और इनसे आप रखे हैं देश की सुरक्षा का जिम्मा करा के। देखिएगा, ये हमारा पाठ ख़त्म हो गया है। अब इसके आगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इसमें खुद बना लीजिएगा, लेकिन हम फिर भी आपको यहाँ से बता दे रहे हैं कुछ कुछ। देखिए, कहते हैं कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कविता के शीर्षक क्या है? शीर्षक कि देश में अब भारत में भारतीय दिखाई नहीं देती, इसमें सार्थकता स्पष्ट करना है। बताइए कैसे है, जो पाठ में देख के कर लेंगे अपने, है ना। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती? भारत में भारतीयता प्रेमगंज जी को काहे नहीं दिखाई देता है भारत में भारतीयता? तो कहेंगे कि भारत में न भारतीय सामान बिकता है, न भारत के लोग भारतीय पहनावा पहनते हैं, न भारत के लोग भारत के रीति रिवाजों को मानते हैं, न भारत के लोग हिंदी सही से बोल पाते हैं, न भारत के लोग अपनी संस्कृति के प्रति न्योछावर हैं कि अपनी संस्कृति को बचा के रखें। सब हैं जो विदेशी वस्तु में चले गए हैं, है ना जी। भारत के लोग अपने आप को भारतीय कहने से शर्माते हैं, इसीलिए कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहेंगे, कवि किस समाज की वर्ग की आलोचना करते हैं? कौन से वर्ग की आलोचना करते हैं कवि? बताइए। तो वैसे वर्गों की आलोचना कवि करते हैं जिन्हें लगता है कि हम भारत कहेंगे तो संकुचित हो जाएंगे। सब तो नहीं कहता है कि हम भारतीय हैं, तो नहीं जी हम भारतीय हैं, लजा गए भारतीयता कहे में, है ना। अपने आप को भारतीय बताने में सब नहीं लजा पाएगा, लेकिन उन वर्गों की आलोचना करते हैं, उनके बारे में कहते हैं जो अपने आप को भारतीय कहने में लजाते हैं, है ना। उन सब की बात करते हैं। अब चलिए काहे करते हैं? काहे कि अरे यार जहाँ के तुम हो वहाँ का तो नाम लो, जहाँ से आए हो वहाँ का तो नाम लो कि हाँ हम यहाँ के हैं। इसीलिए कवि नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी क्या करते हैं? नगर पर मतलब शहर पर, बाजार पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? व्यवसाय पर। तो कहेंगे कि कवि कहते हैं कि बाज़ारों में पूरा विदेशी सामान बैठ गया है आके, और अर्थव्यवस्था है जो विदेशी बन चुका है, पूरा अर्थव्यवस्था एकदम गिर चुका है भारत का। जैसे कि नगर में भी कहीं भारतीयता नहीं है, जहाँ गए वहाँ सभी सामान, सभी रीति रिवाज दिख रहा है विदेशी, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता वाला। देखिए पांचवा कहेंगे, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कवि क्या कहते हैं नेताजी के बारे में? नेताजी के बारे में कवि कहते हैं कि इनसे अपना धोती नहीं संभाला जाता, और ये है जो हमारे देश को संभाले के, इस पर हम विश्वास करके रखे हैं। ये हमारे देश को क्या संभालेंगे जब इनसे अपना धोती नहीं संभाला जाता है? देखिए हम आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं। यहाँ कहाँ गया? हाँ ये वाला।
देखिए यहाँ एगो कोई नेता खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नेता है ये, खड़ा हुआ है, लेकिन देखिएगा यहाँ क्या पहने हुए हैं जी, जीन्स उन्स पहन के। भारत का सभ्यता है नहीं, भारत का ये सब सभ्यता नहीं है, लेकिन खड़े हुए हैं। यही सबको तो देखते हुए कहे हैं, यही सब वो पहले से जान गए थे। हमारे जो हैं प्रेमघन जी पहले ही से देख लिए थे, भांप लिए थे और बताए हैं हमको आके पढ़ने के लिए कि अब तो जागरूक हो जाओ। 10वां में इसीलिए चैप्टर पढ़ने के लिए मिला है कि हम लोग कुछ जागरूक हो जाएं, अपने आप को भारतीय बताएं और अपने जो बना है सामान अपने एरिया में जो भारत के लोग बनाते हैं वो सब यूज करें। दीपावली में दिया ये सब खरीदें, है ना। अब चलिए, नेताओं के बारे में यही राय है कि उनसे उनका धोती नहीं संभाला जाता और देश का बागडोर हम उनके हाथ में दे चुके हैं। अब बोलिए, छठा कहेंगे, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। कवि ने डफाली किसे कहा है, वैसे लोग जो अपने आप की प्रशंसा करने में नहीं थकते हैं, अपने आप की बड़ाई करने में नहीं थकते हैं। जैसे नेताजी लोग हो गए, अपने आप की खूब बड़ाई करेंगे, खूब बड़ाई कहेंगे, तो उनको डफाली कहेंगे हम लोग, है ना, जो खुद से अपना अपना बड़ाई करते रहता है। ये में व्याख्या करना है, अपने मन से ही कर सकते हैं ये कि नहीं, किताब से करना है देख के व्याख्या। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, इसका मतलब मनोज भारती देखी को, मतलब मनोज मतलब मनुष्य, भारती मतलब भारतीय, देखी मतलब देख के, को मने कोई, मतलब कि कोई भारतीय आदमी को देख के आप ही नहीं पहचान सकते हैं कि भारतीय है ना। सकत नहीं पहचान, कोई भी भारतीय इंसान को आप देख के नहीं कहेंगे कि भारतीय है, काहे कि सब बदल चुका है जी, सब बदल चुका है, सब चल गया है विदेश। ख है दूसरा है, देखिएगा, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, मतलब अंग्रेजी में रुचि रखने लगे हैं, गृह घर मकान भी सब अंग्रेजी क्या बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर के बनाने लगे हैं। सकल वस्तु देश के विपरीत, सब जो वस्तु है देश के ज्योग्राफी सब के एकदम विपरीत होते चला जा रहा है ना। तो यही हम आज के इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ। आज के लिए जय हिंद।